नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। आज का टॉपिक सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे, आप विचार में पड़ गए होंगे। ना नया साल है ना कुछ और हुआ है, ये कैलेंडर का मामला कैसे आ गया? ये कैलेंडर का बवंडर इसलिए है कि एक तरफ राहुल गांधी ने आज 6 महीने का कैलेंडर बनाया कि मोदी सरकार ने 6 महीने में करा क्या है। हाँ, उसमें उस कैलेंडर में उनका दर्द भी था क्योंकि उनकी एक सरकार चली गई, दूसरी अधर में लटक रही है। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान के अधर में लटक रही है। लेकिन दूसरी तरफ से प्रकाश जावड़ेकर, सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए ट्वीट करके कहा कि आप पीढ़ियों का हिसाब दें, और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आप पिछले 6 महीने का हिसाब दें। आज राहुल गांधी ने कैलेंडर खोलकर मोदी सरकार पर खुला वार किया। वो हमेशा करते हैं। फरवरी से लेकर जुलाई तक यानी 6 महीने के बीच राहुल गांधी ने चुन चुन कर सरकार के खिलाफ 6 मुद्दे निकाले। नमस्ते ट्रंप और कोरोना से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने से लेकर राजस्थान में सियासी ड्रामे तक राहुल गांधी का हर दर्द सामने आया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल के अंदाज में ही बीजेपी ने भी उन्हें आईना दिखा दिया। शाहीन बाग और दिल्ली दंगे से लेकर चीन के साथ खड़े होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी खुद अपने गिरेबान में जरूर झांक के देख ले। बीजेपी ने खुला आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कोरोना के दौर में प्रवासी मजदूरों को उकसाया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के पतन की कगार पर पहुंच चुकी है और राहुल गांधी नहीं पहुंचाया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कैलेंडर पर बवंडर। और आज आमने सामने होंगे कांग्रेस के 2 धुरंधर, बीजेपी यानी एनडीए के 2 धुरंधर। लगातार कई दिनों तक वीडियो वार के जरिए मोदी सरकार को घेरने के बाद आज राहुल गांधी कैलेंडर खोलकर सरकार पर प्रहार करते नजर आए। जरा देखिए राहुल गांधी का ये वार। फरवरी, नमस्ते ट्रंप। मार्च, एमपी में सरकार गिराई। अप्रैल, मोमबत्ती जलवाई। मई, सरकार की 6ठी सालगिरह। जून, बिहार में वर्चुअल रैली। जुलाई, राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। जवाब में सरकार की तरफ से भी कैलेंडर वाला पलटवार हुआ। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को कहा कि जरा आप अपनी 6 महीने की उपलब्धियां भी गिन लीजिए। फरवरी, शाहीन बाग और दंगे। मार्च, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश को गंवाया। अप्रैल, प्रवासी मजदूरों को उकसाया। मई, कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह। जून, चीन का बचाव करना। जुलाई, राजस्थान में कांग्रेस पतन की कगार पर। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे हैं। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है। अब राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं उनके पास में, न जनाधार बचा न नेता। उनके नेतृत्व में 10 साल में आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कांग्रेस का लोकसभा। उनका उद्देश्य देश बचाना है भी नहीं, कभी रहा भी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है, बंगला बचाना प्राथमिकता है। उधर बीजेपी लगातार राहुल गांधी के सियासी समझ पर भी सवाल उठा रही है। जब पप्पू पास होने के चक्कर में नकल में भी अकल न लगाएं तो इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ सुनाई पड़ती हैं। आज इनकी इन बेवकूफ़ियों की वजह से इनकी पार्टी जो है वेंटिलेटर पे चली गई है और इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है। कभी ये वैज्ञानिक बन जाएंगे, कभी अर्थशास्त्री बन जाएंगे, ज्ञान देने लगेंगे, और इनकी खोपड़ी में अज्ञानता भरी हुई है। उनका बयान आधारहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन और बुद्धिहीन है। ये राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जाने का। राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग में भी बड़ा अपडेट है। पायलट गुट को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 जुलाई तक स्पीकर कोई फैसला ना ले।
इसी बीच सचिन पायलट पर अशोक गहलोत के निकम्मा वाले वार पर संबित पात्रा ने इशारों इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, नकारा, निकम्मा, गहलोत जी का कहीं पे नजारा कहीं पे इशारा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कैलेंडर पर बवंडर। और आज आर पार का फॉर्मेट हम थोड़ा बदलेंगे, यानी विश्लेषण आपको बीच बहस में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको गेस्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में रागिनी नायक जुड़ रही हैं। रागिनी नायक मेरे साथ मौजूद है। रागिनी नायक, आपका अभिनंदन है, बड़े दिनों बाद रागिनी नायक की वापसी और ये टीवी डिबेट्स में आपका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं राजस्थान के और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका भी अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है मेरे साथ इस चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है, स्टार प्रचारक रहे कांग्रेस पार्टी के। अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं इस चर्चा में, जो कि नेता है जेडीयू के, आपका भी अभिनंदन है। लेकिन पहले आप विश्लेषण पे नजर डाल लेते हैं कि आज का विश्लेषण थोड़ा अनोखा है, थोड़ा अलग है। आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि ये कैलेंडर का बवंडर है क्या, इसका विश्लेषण सुनिए। वार है, फरवरी में ट्रंप के स्वागत में सरकार व्यस्त थी। पलटवार है, सोनिया राहुल ने लोगों को सड़क पर उतरने की अपील की थी। ये जावड़ेकर साहब का पलटवार है। आगे बढ़ता हूं मैं आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार गिराई, कांग्रेस के युवा हाईकमान के रवैये से परेशान है, ये पलटवार है। सरकार इन्हीं की गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन कांग्रेस के खेमे से बीजेपी के खेमे में चले गए, इसमें बीजेपी क्या करेगी। बढ़ता हूं मैं आगे। वार है, कोरोना काल में मोमबत्ती जलाई गई, ये सरकार की कमी कैसे है। मोमबत्ती आपने भी घरों में बैठ के जलाई होगी, ये कमी है देश की कि हम सब एक साथ आते हैं। आगे बढ़ता हूं। वार क्या है, मई में सरकार, क्योंकि मैंने कई विपक्ष के नेताओं को देखा था, शरद पवार तक मोमबत्ती जला रहे थे। हाँ, राहुल गांधी को नहीं देखा किसी ने देखा हो तो तस्वीर ट्विटर पे शेयर कर सकता है, मैं लाइव उसको प्ले करूंगा। मई में सरकार ने जीत की सालगिरह मनाई, क्योंकि मोदी सरकार जीती थी, इस पर तंज कसा राहुल गांधी ने। मोदी की जीत का मतलब कांग्रेस की हार है, यानी ये कांग्रेस की हार की भी सालगिरह है, हार की भी सालगिरह है। तो लगातार 6 सालों से विपक्ष में और 50 के आंकड़े के पार या फिर उसके नीचे कांग्रेस घूम रही है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत की बात है। सरकार को घेरते घेरते सेल्फ गोल कर दिया। मैं बढ़ता हूं आगे। बिहार में वर्चुअल रैली की, कोरोना काल में वर्चुअल रैली नुकसानदायक कैसे है। चीन की पार्टी के साथ एमओयू पर कुछ नहीं बोलते राहुल गांधी, ये पलटवार भी आया। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश, ये राहुल गांधी का वार है, पलटवार है। हर बार बीजेपी पर आरोप लगाकर कैसे बचा जा सकता है, बीजेपी तोड़फोड़ कर पाती है, ये कांग्रेस नेतृत्व की बड़ी कमजोरी है। मेरे साथ बात करने के लिए रागिनी नायक है, मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर त्रिवेदी है, मेरे साथ बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम है और अजय आलोक है। सुधांशु त्रिवेदी, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत कुछ बोला, लेकिन आज राहुल गांधी ने कैलेंडर खोला और उस कैलेंडर में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। ऐसा माना जा रहा है कि यह आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब था कांग्रेस की तरफ से। देखिए अमीश जी, आपने कहा राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ बोला, कैलेंडर खोला जी आपका, बहुत कुछ बोला नहीं, कैलेंडर खोला। नहीं, कैलेंडर, उनकी नजर कैलेंडर पे क्यों पड़ी होगी ये समझा जा सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक गिना दिया। जानते क्यों? बेचारे विदेश गए थे फरवरी के महीने में, कोई 6 महीना आप ऐसा नहीं गिना सकते जिसमें राहुल गांधी जी विदेश न गए। कैलेंडर ही ताक रहे होंगे, उफ कब जाने का अवसर मिलता, कोरोना ने सारी फ्लाइटें ही बंद कर रखी। अब यथार्थ की बात करें, 2019 की हार हुई और उसके बाद वो इतने सदमे में आ गए कि उन्होंने अपने सारे प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया। आपने स्वयं कहा रागिनी जी आज लंबे समय के बाद आएंगे, तो एक तरफ तो आपने बोलना बंद कर दिया, खुद अपना पद छोड़ दिया और उसके बाद बवाल काटना शुरू कर दिया, ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर दिया। यानी ये हो गया कि अध्यक्ष पद से पदच्युत होकर एक विक्षिप्त प्रवक्ता बन गए। भैया तो आपने बोलना बंद कर दिया था, प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया था, शांत होकर बैठ जाते कि हम 1 साल शांति से रहेंगे और हम सब कुछ सिर्फ देखेंगे, अपना आत्मावलोकन करेंगे और फिर तैयारी के साथ नहीं, आत्मावलोकन का तो आपने समय नहीं दिया ना। ना एक सेकंड आप माफ करिए, मैं आपको 40-50 सेकंड के बाद टोक रहा हूं, 1.25 मिनट देता हूं मैं पहले में। आत्मावलोकन तो तब करते ना जब आप लोग राहत देते। आपने उधर सिंधिया साहब को छीन लिया, इधर पायलट साहब पर आप डोले डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सरकार, वो आत्मावलोकन करते हैं, आपने आत्मावलोकन के लिए छोड़ा क्या है उनके पास अभी?
देखिए ये सब तो अब शुरू हुआ। देखिए मैं तो पूरा कैलेंडर बता रहा हूं, पिछले 1 साल से, पिछले मई जून से अब तक क्या हुआ, और अभी का कैलेंडर सुनना है तो वो भी देख लीजिए। भाई ये देखिए कि सबसे पहले जनवरी और फरवरी का महीना हुआ, उस समय हमारी सरकार ने क्या किया, मार्च के महीने में क्या किया, आप देख लीजिए, पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जून जुलाई में क्या किया है, अगर आप याद करिए, सबसे पहले हम जनवरी फरवरी में हमने आरसीपी, रीजनल कोऑपरेशन थे आसियान देशों का, उससे हम बाहर हुए, जिसकी वजह से चाइना की एक्सेस कम हुई, वरना हमसे चाइना को शायद इस समय बाहर नहीं कर पाते। मार्च के महीने में हमने गरीबों के लिए पहला वो दिया, जिसकी वजह से 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ महिलाओं को गैस मिली और अन्य चीजें मिली। अप्रैल के महीने में 21 लाख करोड़ का पैकेज आया। जून के महीने में चीन पे प्रतिबंध लगा, चीन की कंपनियों के ऊपर, और जुलाई के महीने में चीन वापस जाने को तैयार हुआ। ये तो हमारा परफॉर्मेंस है। मगर अब क्या कहें, राम मंदिर का शिलान्यास की डेट आ गई, मगर क्या करें, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। जी सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं रागिनी नायक का रुख करता हूं। रागिनी नायक, बीजेपी ने भी एक कैलेंडर जारी कर दिया, राहुल गांधी जी ने कैलेंडर जारी किया तो बीजेपी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया। कहा पहले तो आपने शाहीन बाग और दिल्ली दंगे कराए, उसके बाद आपने मध्य प्रदेश की सरकार गंवाई, राजस्थान की भी सरकार गंवा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी बीजेपी को घेरते घेरते खुद को घेर बैठे? क्योंकि ये सालगिरह 1 साल की बीजेपी की जीत की है तो कांग्रेस के बुरी हार की भी है। पावस दे की रहीम मन, कोयल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। सुधांशु जी समझदार हैं, समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय के लिए क्यों डिबेट में आना बंद किया था। दुर्भाग्य की बात यह है अमीश कि आजकल की बहस का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी जी को भी व्यक्तिगत, इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत आक्षेप कर ही बहस की शुरुआत करनी पड़ी। पता चल रहा है कि किस तरीके की प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में है। बहरहाल अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। आप देखिए, यहाँ पर कैलेंडर और बवंडर की तुकबंदी करने से फुर्सत नहीं मिल पा रही है, और वहाँ पर कोरोना का समंदर देश में 11 लाख लोगों को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। भाई कहते हैं कि जो हाथ में पहना हुआ कंगन है उसे आरसी की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार की विफलताओं का आईना उस सरकार को दिखाया और एक रिपोर्ट दिखा दी 6 महीने की। सुधांशु जी ने एक भी प्रश्न का जवाब जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए पूछा था नहीं दिया। मैं पूछ लेती हूँ, भाई 26 जनवरी को पहला कोरोना का केस देश में आया तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी अस्पतालों की, वेंटिलेटर की, टेस्टिंग किट की। आप व्यवस्था में लग गए हाउडी ट्रंप की। गुजरात में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी कि कचरे को छुपा दें, मलबा ना दिखे ट्रंप साहब को, लेकिन आप अस्पताल नहीं बना पाए। आप ये सुविधा नहीं के बारे में नहीं सोच पाए जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि 12 फरवरी को ट्वीट करके कि विकराल रूप लेने वाली है ये महामारी। आप खिल्ली उड़ाते रहे जो आप अभी भी उड़ा रहे हैं। 5 मार्च को भी यही बात कही। मोदी जी ने जब 500 कोरोना संक्रमण के केस देश में थे तब देश में ताला लगा दिया। आज हर रोज 40,000 केस बढ़ रहे हैं और उनके मुंह पर ताला लग गया है। और चीन का जिक्र होते ही भारत माँ के 20 सपूतों के शहादत की याद आती तो है, और मोदी जी कहते हैं कि उपलब्धियों के नाम पर मेरी 56 इंची छाती तो है। तो भैया आपके पास, 1 मिनट अमीश जी, एक बात और जोड़ दूं। इन्होंने मैं ये कह रहे हैं कि फालतू की बातें करते हैं, फालतू की बातें राहुल जी करते हैं। दुनिया के अर्थशास्त्रियों, महान अर्थशास्त्रियों से बात करके राहुल जी ने सुझाव दिया कि भाई इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप लोगों को कैश ट्रांसफर करना चाहिए। इनके पास अपने देश के लोगों को बिल्कुल राहुल जी सुझाव दे रहे हैं, लेकिन वो राहुल जी सुझाव अपनी पार्टी में नहीं दे रहे क्या? एक सेकंड रागिनी जी एक सेकंड, एक सवाल सुन लीजिए। राहुल जी वो सुझाव अपनी पार्टी में नहीं दे रहे। राहुल जी दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं बात कर पाए, राहुल जी सचिन पायलट से नहीं बात कर पाए, जिसकी टीस आज उनके मन में दिख रही है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, हमारी राजस्थान की सरकार अधर में लटकी पड़ी है। वो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार मजबूती से खड़ी है। वो कह रहे हैं कि ये सरकार अधर में लटकी है। ये राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके बोला। तो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से बात हो रही है, लेकिन अपने नेताओं से बात नहीं हो रही। हाँ ठीक है, आप जी रागिनी जी समझ गई। 30 सेकंड और दे दीजिए अमीर जी, केवल 30 सेकंड।
देखिए, मैं ये कह रही थी कि अर्थशास्त्रियों से बात करके सुझाव दिया, लेकिन ये सरकार विपक्ष से सुझाव और संवाद का रिश्ता नहीं बनाना चाहती। सुझाव क्या था कि इकोनॉमी बूस्ट होगी, आप अपने देश के लोगों को कम से कम 7500 रुपये का बेनिफिट दीजिए। जो सरकार 7500 रुपया नहीं दे पाई, उसी सरकार के गृह मंत्री 72,000 LED स्क्रीन लगाकर बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। प्राथमिकता देखिए, 700 से ज्यादा प्रवासी मजदूर मर गए इस देश में, और वो प्रवासी मजदूर बहुत हद तक बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल से आते हैं। बाढ़ के प्रकोप में असम और बिहार डूब रहा है, और ये सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें गिराने में लगी है। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, अब आप काफी देर बोलिए। रागिनी जी पहले 2 मिनट, अब आपने 40 सेकंड काफी देर बोल लिया। अब सुधांशु जी का रुख है। सुधांशु त्रिवेदी, आपके भी ट्वीट मैंने पढ़ा, आपने तो पीढ़ियों की बात करी, आप और प्रकाश जावड़ेकर और आपकी दोस्ती लगता है पक्की है कि दोनों ने ही रिएक्ट करा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, प्रकाश जावड़ेकर ने शाहीन बाग की बात करी, प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली दंगों की बात करी, क्यों? मैं उसका भी जवाब देता हूं। रागिनी जी की बात का सूक्ष्म में बिंदुवार जवाब दे देता हूं। पहले तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, दादुर वक्ता है, और पूछिए कौन, तो शायद आपके दर्शकों में बहुतों को पता ना हो दादुर का अर्थ क्या होता, मेढक। अब कहां पे प्रवक्ताओं को चुप करके कौन वक्ता बन गया था, पूरे देश ने देखा। अब बिंदुवार जवाब देता हूं। उन्होंने कहा 23 जनवरी को, रागिनी जी 30 जनवरी को WHO का ट्वीट है कि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं है, जिसकी वजह से WHO आज तक फायरिंग लाइन में है। तो 23 जनवरी को कांग्रेस को ये कैसे अंतः प्रेरणा हो गई कि ये भयानक बीमारी, चलिए मान लिया। 13 या 14 फरवरी को WHO ने ट्वीट करके कहा है कि यह महामारी का रूप धारण कर रही है। ये कह रही है राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, बिल्कुल, पर ये तो बता दें कहां थे राहुल गांधी जी 1 वीक ऑफ फरवरी में? इटली में थे ना, तो स्वयं तो बाहर थे। और उसके बाद वो बता रहे, नसीहत ये दे रहे थे कि भारत में बड़ा जबरदस्त कोरोना फैलने वाला है, ये मेरी बात को मान लीजिए। ये मैंने तथ्य रखा है, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। और एक कैलेंडर बता दिया जाए पिछले 15 साल में, एक कैलेंडर जिसमें राहुल गांधी जी निजी कारण से विदेश न गए हो और कई बार अज्ञात स्थान पर अज्ञात कारण से यात्रा न की हो, एक कैलेंडर ईयर बता दीजिएगा। अब तीसरी मैं बात कहता हूं, शाहीन बाग की बात क्यों कही? भारत के इतिहास में याद करिए, स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा कांड में लोग सड़कों पर निकल आए थे, आर पार की लड़ाई करने के लिए आगजनी कर दी थी, और कुछ केवल अंग्रेजों के सिपाही मार दिए गए। महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा का कोई स्थान राजनीति में नहीं हो सकता, न हिंसा का समर्थन हो सकता है। लाला लाजपत राय कांग्रेस अध्यक्ष थे 1920 में, उन्होंने कहा हमारा आंदोलन रुक गया, हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता की महानता हमारी विफलता की तुलना में बहुत बड़ी है। और 100 साल बाद सोनिया गांधी जी कहती सड़क पे आ जाओ, आर पार की लड़ाई कर लो, यह मौका बार बार आता है। वही पार्टी, वही सरनेम, कहां से कहां पहुंच गए, इसलिए याद दिलाना जरूरी था। राजनीति के मूल्य कहां से कहां पहुंच गए, और पार्टी वही, सरनेम वही। एक वो गांधी थे, एक ये गांधी थे, इसलिए शाहीन बाग याद दिलाना। और एक वाक्य और कह दूं, जी एकमात्र आंदोलन था। 10 सेकंड एक वाक्य कह दूं, आप जवाब दीजिएगा। 14-15 दिसंबर ओवरसीज कांग्रेस ने दुनिया भर में भारत के दूतावासों पर प्रदर्शन किया। दूसरे देशों के दूतावासों पे आपने विदेश में प्रदर्शन देखा होगा, अपने दूतावास में बाहर प्रदर्शन। रागिनी, ये शाहीन बाग, ठीक है सुधांशु, आपने अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है अब 50 सेकंड रागिनी को भी सुन ले, फिर मैं अजय आलोक और आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास भी मुझे जाना है। रागिनी नायक, शाहीन बाग इसलिए जुड़ा कांग्रेस के साथ क्योंकि सोनिया गांधी ने, मैडम गांधी ने और राहुल गांधी ने ये कहा कि लोग सड़कों पर उतरे और आर पार की लड़ाई लड़े, जो एक रैली में कहा गया, दिल्ली चुनाव की रैली में कहा गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और उसके बाद सड़क पर उतरे मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, ये लोग शाहीन बाग गए, इसलिए शाहीन बाग आपके साथ जुड़ा, जिसका दिल्ली चुनाव में फायदा भी अरविंद केजरीवाल ले गए। आपको फायदा भी नहीं हुआ कुछ। देखिए, मुझे लगता है सवाल ये आपका उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो मासूम नौजवानों के हाथ में तमंचे पकड़ा रहे थे और चाह रहे थे कि प्रोटेस्ट करती हुई जनता के ऊपर गोलियां चलें। विपक्ष का कोई नेता यदि किसी आंदोलित जनता के साथ जाकर सहयोग या समर्थन दिखाता है तो आप उसको कहने लगते हैं कि वो देशद्रोही है। आप शाहीन बाग को ही देशद्रोह की निशानी बताना चाहते हैं। आप चीन पर सवाल पूछ दें तो आप चैनल के एंकर्स को चाइनीज एजेंट बनाते हैं। आप इतिहास के पन्ने पलट रहे। सुधांशु जी, मैं भी जरा पलट लेती हूँ। 20 अक्टूबर 1962 को पहली बार चीन ने अटैक किया हमारे देश पर। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू के पास 2/3 बहुमत था।
72 साल के थे। अटल बिहारी वाजपेयी 37 साल के नौजवान थे। अपने दल के 4 लोगों को लेकर नेहरू के पास गए और मांग की कि सदन का स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। 8 नवंबर को नेहरू ने 4-5 जो सांसद थे उनकी दरख्वास्त पर सेशन को बुलाया, विपक्ष की आवाज को मजबूत किया देश में। जी, जी। और ये माना कि अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही नहीं होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी संसद पे खड़े होकर नेहरू और तत्कालीन सरकार पर तीखे बाण फेंक रहे थे उस वक्त जब चीन हमारे देश के पोस्ट पर कब्जा कर रहा था और सैनिक हमारे देश के भिड़े हुए थे चीन के सैनिकों के साथ। ऐसे में ना नेहरू ने ना कांग्रेस पार्टी ने। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, आप दोनों के इतिहास के ज्ञान का बड़ा सम्मान है। मैं 1 सेकंड निवेदन करता हूं, आप दोनों के इतिहास का बड़ा, आप दोनों के इतिहास के ज्ञान का बड़ा सम्मान है, लेकिन मेरा दोनों से निवेदन है कि आज में रहे क्योंकि रागनी नायक आपने बोला कि अगर वहां पर हमारा नेता जाएगा, लोकतंत्र में कोई नेता कहीं जा सकता है, सही कहा आपने, लेकिन वहां पर कातिल किसको बोला गया था? वहां पर मणिशंकर अय्यर ने शाहीन बाग में कातिल किसको बोला था? बताइए रागनी नायक, आप कातिल किसको बोला था मणिशंकर अय्यर ने? वो कातिल कौन है? ये देश के प्रधानमंत्री को कातिल उस मंच से बोला गया था कि नहीं बोला गया था? मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था? बताइए रागिनी नायक जी। अगर आप प्रवक्ताओं की जितना ही अगर अपने डिबेट में बोलना चाहते हैं तो ये शुरू से बता दीजिए। मैं कम बोलूंगी, आप ज्यादा बोल मैडम, प्रवक्ताओं जितना नहीं, प्रवक्ताओं से ज्यादा, क्योंकि कार्यक्रम मेरा है इसलिए मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। मैं तो सबको बराबर का मौका देता हूं। क्योंकि आपने पॉइंट बोला कि कोई नेता जाएगा, बिल्कुल नेता जाए, लेकिन कातिल बोला जाएगा तो गलत होगा। प्रश्न पूछेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। बिल्कुल टोका नहीं मैंने आपको, धारा प्रभाव बोलने दिया मैंने आपको। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। 20 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर ने कातिल किसको बोला था शाहीन बाग में? कौन है कातिल? मणिशंकर अय्यर जी ने कातिल किसको बोला था ये आप मणिशंकर जी से जाके पूछ लीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब जिस लहजे में देना चाहूंगी, मुझे उतनी स्वतंत्रता आप दीजिए अपने चैनल पर, ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो नहीं है। अगर उन्होंने कुछ आक्षेप लगाया है कांग्रेस के ऊपर तो मैं उनके आक्षेप का जवाब दे दूं, अगर आपकी तो इजाजत आपने बोला कि कोई भी नेता जाएगा, मैंने बोला नेता तो जाए, लेकिन मणिशंकर अय्यर अगर शाहीन बाग में जाकर कातिल बोलेंगे तो आप एंकर को बोलेंगे कि आप तो उनके प्रवक्ता नहीं है। मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं देश का प्रवक्ता तो हूं ना। इस देश के प्रधानमंत्री को अगर कातिल कोई कांग्रेस का नेता जाके बोलेगा तो देश की जनता तो सवाल पूछेगी। प्रवक्ता नहीं है क्या? इस पर डिबेट को हम अब हम क्या इस पर डिबेट करें? आप अपनी बात को रखिए। आप किसके प्रवक्ता है? नहीं है, जनता जानती है ना, जनता के ऊपर छोड़िए। अब चौरी चौरा कितनी बड़ी उलटबाजी है। आप ये कह रहे हैं कि चौरी चौरा में आंदोलन वापस ले लिया था, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि विपक्ष कोई आंदोलन ही ना करे। ये कैसे हो सकता है? या यदि कोई आंदोलन कर रहा है तो उस व्यक्ति की आंसू पोंछने का काम विपक्ष ना करे, ये कैसे हो सकता है? सुधांशु जी आप मुझे बताइए, आप आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे कैसे? देश टेस्टिंग के मामले में 55वें नंबर पे पहुंच जाए, ऐसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? या मृत्यु दर हर 26 दिन में दुगनी हो जाए, ऐसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? या दुनिया में पेट्रोल डीजल पर हम सबसे ज्यादा टैक्स दे तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा? या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2 करोड़ ठीक है रागिनी, आपने बात को रखा। सुधांशु 20 सेकंड, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम, काफी देर हो गई। रागिनी अब आपने बोल लिया, लेकिन कातिल पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपके पास आता हूँ, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह से लोकतंत्र चलेगा क्या? सुधांशु त्रिवेदी आप लोग विपक्ष को सवाल पूछने नहीं देते, जो सवाल पूछता है उसको देशद्रोह की कैटेगरी में डाल देते हैं। आपने तो बोल दिया राहुल गांधी में बुद्धि नहीं है। आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोल दिया कि राहुल गांधी का मेंटल बैलेंस कितना है आप सब जानते हैं, मेरे इंटरव्यू में बोला। वैसे अमीर जी, ये कांग्रेस पार्टी में सबसे शक्तिशाली नेता बनके जब इंदिरा जी उभरी थी तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग कराई थी। मैं कह रहा हूं बस अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग करा लीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर, जवाब आपको मिल जाएगा। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है और ना मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप की बात कर रहा हूं। दर्शक सब समझते हैं, जो राजनीति जी ने कहा अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग हो जाएगी, किसको कितनी बुद्धि है उनके नेतृत्व में वो सबको पता लग जाएगा। हाँ, जैसा रागिनी जी ने कहा, कांग्रेस भी एक प्रकार के द्वंद्व में फंस गई है, एक डायकोटोमी में फंस गई है कि वो कहते हैं विपक्ष की बात नहीं सुननी चाहिए, परंतु यह भूल जाते हैं कि वो अनेक जगहों पे सत्ता पक्ष में। जरा मोदी जी की अपने मन की बात कहते हैं पर अंतरात्मा अरे भाई, हमारे यहाँ तो अंतरात्मा की आवाज बड़ी समस्या हो रही है। सबसे बड़ी कमी यही है। अरे हमारी तो छोड़िए, जनता की अंतरात्मा की आवाज मोदी जी दिखाई पड़ रहा है। लगाकर नहीं बैठते,
लोगों अब की सुनिए। आंखों में चीन की देखिए, समस्या मैं को डिस्टर्ब लेकर नहीं कर रहा धूल था ना। झोंकने का काम नहीं करते मोदी जी। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, कौन आप किसको धूल झोंक रहा मेरे था? सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। अरे मैंने जवाब बड़े दे रहा हूं सारे भाई, आप आंकड़े काहे बताए। परेशान हो रही क्या है? मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में ये नहीं कहा कि चीन हमारे देश में नहीं घुसा है, हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं है? और क्या हाँ, चीन बिल्कुल ने सच है। इसी कथन को विश्व पटल बिल्कुल पर सच ले है। जाकर ये बात सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि गलवान वैली चीन का ही हिस्सा है? और अब अगर अरे चीन गलवान वैली चीन disengagement का कर हिस्सा रहा है तो मैं आपको तो वो चुनौती अगर देता अंदर हूं। घुसा ही नहीं आपके था, कम तो से कम बाहर आधा जा दर्जन कहां से रक्षा रहा मंत्री है? जीवित होंगे। ये आप मोदी बता जी दीजिए अपने कौन से छवि मैप के में कहां पर निर्माण के लाइन लिए डिफाइंड है? देश की अस्मिता के रागिनी साथ जी खेलने बताइए। का काम करेंगे क्या? रागिनी जी आपकी पार्टी 1993 नतीजों का पर चीन नहीं, के साथ नजारों समझौता, पर टिकी 96 हुई का है। समझौता, आपकी 2005 का पार्टी समझौता। आपदा आपने प्रबंधन पर LAC नहीं, डिफाइन क्यों हेडलाइन नहीं प्रबंधन की? पर रुकी हुई है। उसी का आपको आपकी फायदा ले पार्टी रहा है। आउटकम पर नहीं, ऑप्टिक्स पर चलती है। और यही कारण है कि आपकी पार्टी जो सरकार चला रही है वो संवेदनहीन सरकार है। उस सरकार में गरीबों की, मजलूमों की कोई सुनवाई नहीं है। कोरोना एक सेकंड, रागिनी आपके बीच में सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोले, उन्हें 30 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए। सही सुचारू रूप से काम करने ठीक है, में आपने ये पूरी पॉइंट को पहले भी तरीके रखा है से रागिनी जी, मेरा विफल निवेदन रही है। स्वीकार करें। रागिनी मैं हम्बल रिक्वेस्ट, आप अब मैं सीजन बोल प्रवक्ता देता हैं हूं। अपनी पार्टी मैंने की। क्यों कहा बुद्ध की बात? देखिए वो कहीं ना कहीं रागिनी जी ऐसे समझदार प्रवक्ता पर भी आ गया। ये LOC और LAC में क्या अंतर है? ये पाकिस्तान में LOC क्यों कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना में LAC क्यों कहते हैं? ये आपकी विरासत है। LOC यानी पाकिस्तान की सीमा इंच बाय इंच डिफाइंड है, एक एक मीटर भी डिफाइंड है, कांटे की बाढ़ लगी है इधर का उधर। और LAC मैं जवाब देती हूं। वो उसमें क्या है कि डिफाइंड ही नहीं किया। जब 93 में सेना अध्यक्ष लिख के गए कि प्रेजेंट स्टेटस की LOC कर दीजिए, तो उस समय इनकी सरकार ने उसको काट दिया और सेना अध्यक्ष से कहा कि अंग्रेजी ना समझाइए, एग्जिस्टिंग LAC वर्ड में एग्जिस्टिंग हटा दीजिए। उस समय मनमोहन सिंह जी भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज के मेंबर थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। इस वजह से वहां किलोमीटरों का निर्णय इन्होंने ही छोड़ रखा है। अन्यथा मैं चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री इनके रहे हैं, आधा दर्जन रक्षा मंत्री जीवित हैं, वो ये बता दे कि भारत सरकार के अमुक दस्तावेज में यहां पर ये लाइन डिफाइंड है, ये इलाका हमारा है या उनका। चुनौती के साथ कहता हूं, बता दे। ठीक है, नहीं कर सकते। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात भी मुझे जाना है। सुधांशु, अब आपने अपनी मुझे छोटा सा तो रिबटल का मौका दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आप ही के वरिष्ठ हैं, मेरे को उनके पास 40 सेकंड जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। रागिनी जी वापस। आचार्य जी मैं आपको मौका दूंगा। रागिनी जी पक्का। आचार्य जी मैं आपका रुख करता हूं। ये कैलेंडर वॉर हो रही है और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने जो कुछ बोला आपने सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गलती से कांग्रेस टूटी है? राजस्थान में पायलट साहब खुद अपने रास्ते निकल गए तो बीजेपी की गलती है? निकम्मा नकारा तो उनको गहलोत साहब कह रहे हैं, देखिए और नहीं, पार्टी करते हैं, लंदन घूमते हैं। मैं जवाब दूं? बहुत देर बाद आप मेरे पास आए, थोड़ा वक्त दीजिएगा। एक तो मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र में और हमारे तमाम भारत की संस्कृति और सभ्यता और शास्त्रों में इस बात का बड़ा अच्छी तरह उल्लेख है कि सच अगर शत्रु भी अगर सच बोले तो उसका स्वागत करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनमें एक भी झूठ है क्या? सुधांशु जी आप बताएं, क्या राहुल गांधी ने जो बोला ट्रंप आए तो ट्रंप नहीं आए? क्या आपने नमस्ते ट्रंप नहीं किया? ये सच है। क्या इस देश में कोरोना भयानक रूप ले रहा है? ये सच है। क्या इस देश के अंदर चीन का प्रॉब्लम नहीं है? ये झूठ है क्या ये झूठ है कि आप जब कोरोना बढ़ रहा था तो मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया? आप चाहते क्या राहुल गांधी से, सुधांशु जी? क्या ये चाहते हैं राहुल गांधी की मेहनत से कमाया हुआ जो माल है, जो मुश्किल से 3 राज्यों में सरकार बनाई, तो उस माल पर आप डकैती डाल लें? उस माल को छीनना राहुल गांधी तड़पे भी ना, राहुल गांधी बोले भी नहीं। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी ने कैलेंडर जारी नहीं किया है, मोदी सरकार की कलाई खोल के रख दी है। मैं आज राहुल गांधी के साथ स्पष्ट खड़ा हूं, राहुल गांधी को एप्रिशिएट करता हूं। राहुल गांधी ने एक भी शब्द गलत नहीं बोला है। कोरोना की हालत बहुत खराब है, चीन अभी वापस नहीं गया है।
सुधांशु जी, आपको तो बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। आप इस देश के उन चंद लोगों में हैं, उन चंद पॉलिटिशियन में हैं जिनकी विद्वता का लोहा माना जाता है, जिनको लोग विरोधी भी सम्मान से देखते हैं, आपके एक एक शब्द पर लोग गौर करते हैं। लेकिन आपने ये क्या कह दिया, राहुल गांधी मंदबुद्धि हैं? क्या राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहा जा सकता है? भारत की संसद के चौथी बार सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नेहरू गांधी खानदान के वंशज हैं, जिस नेहरू गांधी खानदान ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक ट्वीट भी करा है, पंजाब, उस परिवार के लिए एक ट्वीट भी करा है, भाजपा से छीना। वाड्रा गांधी परिवार के लिए एक ट्वीट भी करा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि महीने क्यों पीड़ियों का ब्यौरा प्रस्तुत करें मान्यवर। नेहरू जी चीन के हाथों मानसरोवर व अक्सई चिन्ह जमीन गवाई, इंदिरा जी इमरजेंसी लगाई, राजीव जी कार सेवकों के हत्यारों की सरकार बचाई, सोनिया जी रिमोट से सरकार चलाई, राहुल जी दहाई अंकों में सांसदों की गिनती आई और प्रियंका जी परिवार बचाने अब बहना आई। ये भी ट्वीट करा है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। नहीं अमीश देवगन जी, नहीं, मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्षता के काल में कांग्रेस के नेतृत्व जो राहुल गांधी के हाथ में था, तो पंजाब आपसे छीना, छत्तीसगढ़ आपसे छीना, राजस्थान आपसे छीना, मध्य प्रदेश आपसे छीना, जो हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, उन सारे राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकारें थीं। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में था। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, राजस्थान में सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। आपको प्रॉब्लम हो गई, आपने मध्य प्रदेश में अनैतिक करते हुए आपने नोटों के बोरे खोल के एमएलए के ईमानों को खरीदा। आप राहुल गांधी की तड़प पर कमेंट करते हैं, आपने सवाल किया, वो ट्वीट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता जो रोज 10-20 ट्वीट नहीं करता? क्या प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते? क्या गृह मंत्री ट्वीट नहीं करते? क्या रक्षा मंत्री जी ट्वीट नहीं करते? क्या योगी आदित्यनाथ ट्वीट नहीं करते? आपके सारे लोग ट्वीट करें तो सही है। राहुल गांधी अगर ट्वीट में अपना दर्द बयां करें और राष्ट्र की वर्तमान परिस्थिति को परिलक्षित करें, उसको प्रदर्शित करने का, देश की जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें, तो गुनाह हो जाता है। जवाब दीजिएगा। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुधांशु जी जवाब टाइम लिमिट के साथ। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी अपने दर्द की अभिव्यक्ति क्यों न करें। सारे युवा जो उनके साथ में थे, जिसको बाबा ब्रिगेड कहते थे, तो दो तो चले गए, बाकियों की क्या हाल है? दर्द उनका समझ सकते हैं, वो तो युवाओं के नेता थे मान्यवर। पूरब में देख लीजिए हेमंता बिस्व शर्मा और प्रेमा खांडू, दक्षिण में देख लीजिए श्रीनिवासन और जगन मोहन रेड्डी, तो पश्चिम में देख लीजिए अल्पेश ठाकुर, और कहां पे खड़े हुए संजय निरुपम, उत्तर में सचिन पायलट और मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक ही जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, वो दर्द समझ में आ सकता है। और आपने कहा बिल्कुल जीत गए, आपने कहा वो बिल्कुल जीत गए। 2018 में बहुत सारे राज्य जीते, तो हम कह रहे हैं ना, और उसके बाद आपके विचार बदल गए। तब तो आप क्या करते थे, जब आप हारते थे तो ईवीएम मशीन को वो दोष देते थे। जीत गए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व का चमत्कार था, इसी को तो कहते हैं ना कि बेहतरीन। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक शब्द निकल गया आचार्य जी के मुंह से, जितना माल है वो लूट लेना चाहते हैं। अमित जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, पायलट गुट के एक किसी नेता ने का मैंने टीवी पर बयान देखा, एनएसयूआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट, राजस्थान एनएसयूआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट, आवेश में ये बोल गए कि सारा ठेका टेंडर अशोक गहलोत अपने लोगों को दे रहे, सारा माल खुद अंदर के ले रहे। तो भैया, माल का विचार, माल का व्यवहार, माल का व्यापार, माल पे तकरार, ये आप जी व्यवस्था है। और कोरोना पर मैं सिर्फ एक वाक्य कह देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कोरोना किन दो शहरों में फैला था? मुंबई और ठीक है सुधांशु, आचार्य जी, सुधांशु आपने अपनी बात को कहा, टाइम लिमिट के साथ। आचार्य जी, ये माल का खेल है। सचिन पायलट गुट के एक नेता आए थे जो एनएसयूआई राजस्थान के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उन्होंने पुनिया साहब, उन्होंने बोला ये पूरे ठेके पट्टे किसी और को, गहलोत साहब अपने लोगों को दे रहे थे, हम लोगों को तो पूछ भी नहीं रहे थे। देखिए, माल से संबंध आप जो लगा रहे हैं ना सुधांशु जी, वो नहीं है। माल है जो ये विधायक कांग्रेस के झंडे पे, कांग्रेस के नेतृत्व का सहारा लेकर के, तिरंगा हाथ में लेकर के, और कांग्रेस के पंजे पर मोहर लगा करके राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीते। आपने उन विधायकों को 10-10, 20-20 करोड़ दे करके उनके ईमान को खरीद लिया। मैं उस माल की बात कर रहा हूं। आपका भारत सरकार का मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पैसा लेने देने की बात में शामिल, जिनका नाम आ रहा है,
अभी तक तो उसकी जांच चल रही है, आप जांच कराइएगा। और ये अगर केंद्र की सरकार किसी के दूसरी पार्टी के घर में अगर झगड़ा है या नाराजगी है या दूसरे पड़ोसी के घर का सामान खुला है तो क्या आपको जेबा देता है? क्या आप उसे खरीद रहे हैं? आप उस पर आचार्य जी की भाषा में आपने भी आरजेडी के कई एमएलसी यानी मालों को अपने पास कर लिया है। आप क्या भी विधायकों को, एमएलसी को, एमपी को माल कहते हैं? ठीक है आचार्य जी आपने बोला। अब अजय आलोक काफी देर से बहस में आए नहीं है, 32 मिनट हो गए हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। हमेशा ऐसा है कि सरकार और विधायक जो सरकार बनाते हैं उनको माल कहना ये संस्कृति को दर्शाता है जो कांग्रेस पार्टी में पिछले 10-15 साल से पनप चुकी है। तो उनके माल को हड़प लेना चाहते हैं। इसका मतलब सरकार बनाना ही हुआ माल। सरकार क्यों बनाना है? क्योंकि माल बनाने के लिए सरकार बनानी है। ये कल्चर, ये नई चीज आज आपके मंच के थ्रू आचार्य जी ने बताया लोगों को। कांग्रेस से चुनाव लड़े आचार्य जी लखनऊ से। रागनी जी भी सहमत होंगी इस माल वाले शब्द से। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई। मेरा बस एक बात तो कहना है, हमारे पास चाहे मेरे नेता नीतीश कुमार हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, फर्श से अर्श का सफर किया है इन लोगों ने और अपनी पार्टी को मजबूती दी है, अपने नेतृत्व से अपने आप को साबित किया है। जी। इसीलिए हम बहुत मजबूती से उनकी तरफ से बात रख सकते हैं और जनता हमें समझती है, क्योंकि उनका सफर जो है वो फर्श से अर्श का है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 15 वर्षों में कि कांग्रेस जैसी पार्टी को अर्श से फर्श पे कैसे लाया जाता है। और ये जो आज सुबह से ये ट्विटर की नौटंकी चल रही है, कह रही थी, अभी 2 सवाल है मैं पूछता हूँ। बोले कि ट्रंप आए फरवरी में। बिल्कुल ट्रंप आए, तो ट्रंप का फायदा ये हो कि आज जब चीन से लड़ाई थी तो ट्रंप और अमेरिका भारत के साथ खड़े थे। लेकिन राहुल गांधी जी जब डोकलाम चल रहा था उस वक्त आप चीन के राजदूतों से बात कर रहे थे छुप के, जो आपने डिनाई किया वो क्या था? जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। तो ट्रंप अच्छे हुए या राजदूतों से बात? रागनी जी जवाब देंगी। वर्चुअल आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर हम करें तो हम खराब, वर्चुअल रैली हम करें तो खराब, लेकिन राहुल गांधी अगर संवाद करें विदेशों में बैठ के इकोनॉमिस्ट से और अमर्त्य सेन से और पता नहीं किससे, वो बड़ा सही। मतलब बौद्धिक स्तर, इसलिए लोग कहते हैं कि बौद्धिक स्तर इतना कम क्यों है, इसका जवाब दे दीजिए। और माल वाले बात पे रागनी जी आप सहमत हैं कि नहीं आचार्य जी से, ये भी जरूर बताइएगा। जी, इसके बाद मैं 2 बयान भी सुनाऊंगा राहुल गांधी के, फिर प्रधानमंत्री ने उस पर क्या पलटवार किया मैं जवाब ये भी। ओके रागनी जी बोलिए आप। अनिल विज जो मंत्री हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने एक बयान दिया है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। रागनी जी, राहुल गांधी डिप्रेशन का शिकार हैं, अच्छे अस्पताल में इलाज की उन्हें जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। 3 लोगों के प्रश्न इकट्ठा हो गए हैं, मुझे आराम से तफसील से जवाब देने का मौका दीजिए। 1 मिनट है आप। जिस तरह से अभद्र भाषा और अभद्र आशय का प्रयोग राहुल जी के लिए किया जा रहा है, मैं आपके चैनल पर उसकी घोर निंदा करती हूं और उनकी तरफ से ये कहना चाहती हूं कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी संस्कृति, आपके संस्कार को दिखाता है, पहली बात। अब दूसरी बात, असल में अजय आलोक जी और सुधांशु जी के लिए बहुत आसान है कि तत्कालीन सवालों की आंच से बचने के लिए इतिहास को ढाल बना लें। तो सुधांशु जी ज़रूर बात करेंगे एलओसी और एलएसी की, लेकिन बहुत सुविधाजनक तरीके से भूल जाएंगे 1967 के नाथुला क्लैश की, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और भारत ने चीन को नाको चने चबवा दिए थे। वो ये भी भूल जाएंगे कि मोदी जी की छाती चाहे कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, वो इंदिरा जी की हथेली से चौड़ी नहीं हो सकती, जिसकी छाप आज भी पाकिस्तान के मुंह पर है बांग्लादेश के रूप में। अब मैं अजय आलोक जी के ऊपर आ जाती हूँ। देखिए, ये बात तो मैं और पूरा देश बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जिस दिन बिहारियों की अस्मिता को ललकारने वाले और उनके डीएनए को चैलेंज करने वाले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जदयू और नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन को तोड़कर संबंध बनाया था, उसी दिन साफ हो गया था कि शर्मो हया इन लोगों ने बेच दी है। लेकिन आज बिहार में 83 लोग मर गए हैं, 23 जिलों में 2,92,000 लोग प्रभावित हैं, 100 से ज़्यादा घर बह गए हैं, और यहाँ पर ये आकर बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी का बौद्धिक स्तर कितना है। मुझे लगता है उस बाढ़ के पानी को थोड़ा चुल्लू में लेकर आपको अपनी नाक डुबो लेनी चाहिए। अब तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ट्वीट भी करेंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी लड़ेंगे,
जमीन पर जाकर बसंत कुंज में टूट रही झुग्गियों को भी बचाएंगे, नियामगिरी में जाकर आदिवासियों के अधिकार के लिए भी लड़ेंगे, वो जाएंगे भट्टा परसौल, वो मोदी सरकार के खिलाफ जो कि किसानों की भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है। 44 सांसद होने के बावजूद उस मोदी सरकार को घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर आप कितने भी राहुल गांधी नहीं, अशोक चौधरी जैसे युवा दलितों को धक्के मार के पार्टी से निकाल दिया, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलती हैं। युवाओं के नेता रागिनी अब 2 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। अब आप अजय आलोक को 40 सेकंड सुन लीजिए। रागिनी जी 1 सेकंड। रागिनी जी 2 मिनट आपने बोल दिया, अजय आलोक को सुनिए। अजय आलोक बोलिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण। अच्छा बोलिए अजय आलोक। डिबेट के रागिनी जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। डोकलाम के दौरान राहुल गांधी चीन से आप डिनर क्यों कर रहे थे? तरीका नहीं है, चीनी खाना अच्छा लगने लगा। इससे पता चलता है कि मैंने सीधा ये कहा कि ट्रंप के आने से क्या दिक्कत हुई, उसका राजनीति ने जवाब नहीं दिया। वर्चुअल रैली राहुल गांधी करें तो ठीक, हम लोग करें तो गलत, उसका राजनीति ने जवाब नहीं दिया। और आज हमें बता रही है आज राहुल गांधी जी ने बिहार में भी ट्वीट किया है। आज तो सुबह से लगता है कि ट्विटर की नौटंकी चल रही है उनकी। मोदी सरकार ने ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। नहीं पर रागिनी 1 सेकंड। रागिनी अब आप चुप भी होइए, अजय आलोक को सुनिए। अजय आलोक को सुनिए भी तो सही रागिनी। नहीं ओके, मैं आचार्य जी को लेके आता हूँ। आचार्य जी अजय आलोक आपको ऑडियो भी नहीं आ रहा। ये नॉन स्टॉप ट्रेन बन जाती है। 1 सेकंड बोलिए अजय आलोक। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। अजय आलोक आप 30 सेकंड बोलिए, फिर आचार्य जी। रागिनी जी होल्ड ऑन नाउ, आपने बोल दिया अपनी बात को, बोलिए। रागिनी जी की समस्या ये है कि वो अपनी बात बोल के दूसरे की बात सुनना नहीं चाहती, क्योंकि जानती है कि जवाब का जवाब देना नहीं बनेगा। नॉन स्टॉप ट्रेन बन जाती है। ये सारी मेरे साथ समस्या नहीं है इनकी, ये सबके साथ इनकी यही समस्या है। मेरा सिंपल कहना है, रागिनी जी भी परेशान है कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी विशाल पार्टी थी, 19 राज्यों में शासन था, राहुल गांधी के आने के बाद कैसे अर्श से फर्श पे आ गई। और रागिनी जी जैसे लोगों का क्या होगा अगर कांग्रेस पार्टी में ये राहुल गांधी और ये गांधी परिवार हो। मैंने हर बार अपने डिबेट में कहा, रागिनी जी कुछ बोल रही है, ऑडियो खोलिए उनका। गांधी परिवार को अलग कीजिए। और सुधांशु जी ने ठीक कहा, आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मविचार करके लोग वोटिंग कर ले। आज रिजल्ट पता चल जाए। 3 प्रदेशों नाश कर दिया कांग्रेस पार्टी, 19 प्रदेशों और सत्ता में ले जाना बाकी है, वो भी ले ही जाए। रागिनी बिल्कुल आपने सही कहा। जब सोनिया, जब मैडम गांधी, बिल्कुल आपने सही कहा, जब मैडम गांधी 2000 जब मैडम गांधी प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद कई जगह सरकारें बनी। लेकिन वो तो वही बात हो गई ना, हमारी पुरानी पुश्त ने घी खाया था, आप हमारी कलाई सूंघ लो। वो तो इसी तरह का एग्जांपल हो गया। आप मैडम गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, चाहे इंटरिम प्रेसिडेंट ही सही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, सचिन पायलट नाराज होके बैठे हैं, अशोक गहलोत उनको निकम्मा नकारा कह रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है ना, आज ही के युग में हो रहा है। तो आज की बात करिए ना। सचिन मिले इसीलिए रो रहे हैं, ना सरकार मिली ना सचिन मिले। क्या मिला राजस्थान में बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अजब फसाना है, आग भी लगानी है और मातम भी बनाना है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण को लेके आता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप कह रहे हैं कि सचिन का अगर सचिन बीजेपी में नहीं जाते तो बीजेपी का नुकसान है, या सचिन नाराज होकर बैठे वो कांग्रेस का नुकसान है। अशोक चौधरी किसकी पार्टी से छोड़ के ले गए? पीसीसी चीफ का पार्टियों को छोड़ के जाना कोई सामान्य बात होती है क्या आचार्य प्रमोद कृष्ण? अशोक चौधरी ने बिहार में छोड़ दिया, अशोक तंवर हरियाणा में साइडलाइन हो गए, सचिन पायलट को निकम्मा नकारा, ना जाने क्या क्या कहा गया है। संबित पात्रा उसमें तंज कस रहे हैं कि ये निकम्मा नकारा सिर्फ सचिन पायलट को नहीं कहा गया, ये निकम्मा नकारा इशारों में किसी और को कहा गया है। आचार्य जी देखिए अमीश देवगन, एक तो जो लोग पार्टी छोड़ते हैं, क्या कहते हैं आप अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे सचिन पायलट पर? कांग्रेस से मैं बोल, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं बोलूं? जी सर। देखिए अमीश देवगन जी, पार्टी में आना पार्टी में जाना ये लगा रहता है, लेकिन इसमें अगर कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है? राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सचिन पायलट को सबसे कम उम्र में मिनिस्टर बनाया।
राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और राहुल गांधी के ही नेतृत्व में उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओर दिलाई गई। राहुल गांधी जी ने ही सचिन पायलट के कहने पे कई मिनिस्टर बनाए। सवाल इस बात का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा या जिन के नाम आप ले रहे हैं, अभी मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, अभी सचिन पायलट ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है। सचिन पायलट भी अभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन मुझे आप बताइए, आप समझदार आदमी है, किसी को कोई निकम्मा निकाला कह देगा उसके बाद पार्टी में रहेगा क्या? मुझे पूरा कर लेने दीजिएगा। अब बोलिए आप मुझे पूरा कर लेने। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी एक घर की तरह होती है और जब घर पे संकट आता है, घर पे विपत्ति आती है तो घर को मजबूत करना चाहिए। तमाम राहुल गांधी के जितने मित्र हैं, इन मित्रों को सीनियर लोगों को पीछे कर करके आगे किया गया। राहुल गांधी का ही नेतृत्व था जिन्होंने युवाओं को आगे किया। 2004 से लेकर 2014 में जो इन लोगों को मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि कांग्रेस पार्टी पे संकट है तो आज कांग्रेस पार्टी का साथ दें? क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन पूरी ताकत से करें? क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि थोड़ा पेशेंस रखें, धीरज रखें? तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आचार्य जी आपकी बात सही है, बस गुस्सा मोदी सरकार पे क्यों उतर रहा है ना? आपकी एक बड़ी प्रवक्ता पार्टी छोड़ जाती है, जब राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, तो गुस्सा सर आपकी पार्टी से तो शिवसेना ने भी ले लिया, आपकी पार्टी से तो बीजेपी ने भी ले लिया, तो गुस्सा मोदी पर क्यों उतार रहे हो आप लोग? अब आप कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में रागनी, सुनिए, कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में रागनी नायक बैठी हैं। इन्हें 2-3 बार चुनाव लड़ाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लड़ाया गया तो क्या पार्टी छोड़ दें? आचार्य प्रमोद कृष्णम को राज्यसभा में भेजना चाहिए था, नहीं भेजा तो मैं पार्टी छोड़ दूं, पार्टी का साथ छोड़ दूं? आज कांग्रेस पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है और क्यों गुजर रही है, इसके बहुत से कारण हैं। लेकिन एक अफसोसजनक सवाल यह है कि कांग्रेस के घर के अंदर अगर थोड़ी बहुत नाइत्तेफाकी है, वो नाइत्तेफाकी तो बीजेपी के अंदर भी है। अरे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गुट था, लालकृष्ण आडवाणी जी का जो गुट था, मोदी जी का जो गुट है, सुधांशु जी का, राजनाथ सिंह जी का भी एक गुट है, वहां क्या हो रहा है? राजनाथ सिंह जी के गुट को कहां रखा जा रहा है? तो ये सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई समस्या है तो क्या सुधांशु जी अपनी ताकत का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के एमएलए को खरीदने में करेंगे क्या, या सरकारों को गिराने में करेंगे क्या? सुधांशु, मुझे पता है आप बड़े आतुर हैं बोलने के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी के अमित शाह पर, राजनाथ सिंह पर और प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक हुआ है, आप बहुत आतुर हैं। और रागिनी नायक का एक और परिचय भी है जी, पब्लिक भूल जाती है, रागिनी नायक एनएसयू की प्रेसिडेंट रही। हमने रागिनी नायक का पूरा दमखम देखा है, जब वो गरजती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो पब्लिक उनको सुनने आती थी। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद माफ करिए डूसू प्रेसिडेंट रही रागिनी नायक। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का ये जोरदार एडिशन, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। सुधांशु त्रिवेदी, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत कुछ बोला, जवाब आचार्य जी आपकी बात को हो गई, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, गिन के 40 सेकंड। आचार्य जी ने गुट बोल दिया, जानते हैं क्या है भाई? हमारे यहाँ जैसे मैंने कल जवाब दिया था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो ट्वीट किया था उसके संदर्भ में मैंने प्रेस किया था। जो गुट उनको नजर आता है, जानते कैसे? गुट और युवा दोनों पे जवाब देता हूँ। हमारे अध्यक्ष नड्डा जी अपने लेट 50s में, उससे पहले अमित शाह जी अध्यक्ष बने, 49 साल की उम्र। नितिन गडकरी जी 52 साल, राजनाथ सिंह जी 53 साल, वेंकैया नायडू जी 52 साल, लालकृष्ण आडवाणी जी 46 साल, अटल बिहारी वाजपेयी 43 साल, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी 48 साल, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की सरकार में मंत्री बने तो 47 साल। गिन लीजिए, सारे युवा सब क्षमता से, ना कोई कृपा से, ना कोई विरासत से, और बता दीजिए कौन किस गुट का था। इसीलिए मैं कहता हूं जब राम नाम जग जाएगा तब भेद अभेद समाएगा, तब आपको भेद और अभेद समझ में आएगा। आचार्य जी आप इसमें विद्वान हैं। और रागिनी जी ने यह कहा कि भाई मैंने कोई अमर्यादित बात कही राहुल गांधी जी के विषय में, तो मैं विनम्रता से कहता हूं सत्ता में रहते हुए प्रधानमंत्री का अध्यादेश और अपने पिता के समकक्ष आयु के प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ना भद्र आचरण है, और प्रतिपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री के गले लग के सीट पे बैठकर आंख मारना यदि भद्र आचरण है तो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राफेल के मामले पे मजबूर होकर माफी मांगना कि हाँ मैंने उसको गलत कोट कर दिया था, मेरे मुंह से झूठ निकल गया था, यह मर्यादित आचरण है, तो मैं माफी वापस ले लेता हूं।
अब जी जी जी, इसलिए एक बात तीन और कह दूं, डॉक्टर मिलकर, और मैं रागिनी एक नायक भी बात डॉक्टर हैं, सुनिए, तीन डॉक्टर मिलकर राहुल गांधी जी के ट्वीट का इलाज ढूंढ रहे हैं। एक बात सर, सुधांशु जी, बुद्धिमानी का मैं एक मामले में प्रशंसक हूं कि उन्होंने एक बुद्धिमानी का कार्य अवश्य किया कि जो अमेठी से दूर जाकर वायनाड से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। ये आचार्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रागिनी जी भी हाथ खड़ा करिए। सुधांशु जी, मेरा निवेदन है, स्वीकार करिए। रागिनी 25 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, फिर आचार्य जी को मुझे 25 सेकंड देना है, मेरा रिक्वेस्ट है, बोलिए डॉक्टर रागिनी नायक। देखिए सुधांशु जी, आप इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपकी शैली नहीं है, मैं उस पर आगे नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री जो द्वारा ये कहा जाना कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने ज़रूर कोई अमर्यादित काम किया होगा। जी मैं जी जी, समय था कि संसद के पटल में खड़े होकर पूर्व प्रधान समय समाप्त हो गया है। मैं आचार्य जी माफी चाहता हूं, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक माफी चाहता हूं, आखिरी दौर में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इन्हीं राहुल गांधी ने, क्योंकि शब्दों की मर्यादा की बात हो रही है, कहा था कि 6 महीने बाद देश के युवा, देश की जनता इस प्रधानमंत्री को डंडे मारेगी। ये भी भाषा थी जी। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल बहस का निष्कर्ष यही है कि ये कैलेंडर तो आता रहेगा, लेकिन जनता को क्या रियायतें मिल रही हैं, दोनों की सरकारें क्या रियायतें दे रही हैं, मुझे उम्मीद है उसका कैलेंडर जल्द जारी होगा। नमस्कार।